A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12 economics. So as you know that in the last class we have completed the chapter 10 of your macroeconomics, that is government budget and the economy. So in today's class we are going to start the new chapter of your macroeconomics, chapter 11, that is foreign exchange rate. Okay. So in this chapter we are going to discuss about the what is the basically the meaning of the foreign exchange rate, appreciation, depreciation, demand for the foreign exchange, supply, demand of the foreign exchange and the supply for the foreign exchange. So these topic that we are going to discuss, first of all we will discuss with the content that we are going to cover in this chapter, and then we will start with the introduction, right? So let's get started. Okay, so the new chapter of your macroeconomics, that is chapter 11, foreign exchange rate. So in this chapter what we are going to discuss, first one is that is meaning of the foreign exchange and the foreign exchange rate. कि मीनिंग क्या है फॉरेन एक्सचेंज की वो देखेंगे, और फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है उसको देखेंगे. देन टाइप्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट, जो भी फॉरेन एक्सचेंज रेट हैं उनके टाइप्स क्या हैं, जिसमें 3 टाइप्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, flexible exchange rate and the managed floating exchange rate. Next that we are going to discuss, that is determination of the flexible exchange rate. कि जो एक flexible exchange rate है जो जिसको हम लोग पढ़ेंगे उसका डिटर्मिनेशन किस टॉपिक या किस पॉइंट पे होता है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड फॉर द फॉरेन एक्सचेंज, की डिटर्मिनेंट्स क्या है डिमांड के फॉरेन एक्सचेंज के, डिटर्मिनेंट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, जो भी डिटर्मिनेंट है सप्लाई के फॉरेन एक्सचेंज के उसको देखेंगे. देन इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कि किस सिचुएशन और किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम फाइंड होता है इन द केस ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं वो है दैट इज कॉजेज ऑफ चेंज इन रेट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, कि व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज क्या हैं जो फॉरेन एक्सचेंज रेट में चेंज होता है. तो जिसमें हमें पढ़ना है डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी, करेंसी का डेप्रिसिएशन. नेक्स्ट पढ़ेंगे एप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी, करेंसी का एप्रिसिएशन. रीज़न और द कॉजेज फॉर द राइज इन डिमांड फॉर द फॉरेन करेंसी, जो भी फॉरेन करेंसी है उनके पीछे का रीज़न देखेंगे कि क्यों इनकी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है. और फिर नेक्स्ट हम लोग रीज़न देखेंगे क्यों डिमांड जो है जो सप्लाई है वो सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज की इंक्रीज़ क्यों हो रही है. नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग मीनिंग एंड द फंक्शन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, व्हाट इज़ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज ऑपरेशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, कि जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का ऑपरेशन कैसे होता है, जिसमें 2 मार्केट्स को हमें पढ़ना है, स्पॉट मार्केट एंड दी फॉरवर्ड. तो ये सारे कंसेप्ट क्या है हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दी इंट्रोडक्शन पार्ट. इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट करते हैं. तो कह रहा है कि इन अ मॉडर्न सेटअप ऑफ टुडेज वर्ल्ड ऑल कंट्रीज हैव इकोनॉमिक रिलेशन विद द अदर कंट्री. ठीक है, हमें पता है ये जो मॉडर्न वर्ल्ड हम लोग देख रहे हैं, इस मॉडर्न वर्ल्ड में हर एक कंट्री का अदर कंट्रीज़ के साथ कनेक्शन है. सो देयर इज़ इंक्रीजिंग इंटरडिपेंडेंस अमंग ऑल द कंट्रीज़. अब इनमें क्या है कि जो भी सारी कंट्रीज़ हैं वो सारी कंट्री एक दूसरे पे क्या हो रही हैं, इंटरडिपेंडेंट हो रही हैं. ठीक है, ये तो हम लोग देख रहे हैं ना कि अभी हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया क्या है किसी और कंट्री के साथ उसका ट्रेड नहीं है, या इंडिया इज़ सेल्फ सफिशिएंट कि उसे किसी और कंट्री की कोई भी नीड नहीं है. तो हर एक कंट्री क्या है एक दूसरे कंट्री पे इंटरडिपेंडेंट है फॉर दी एनी डिफरेंट काइंड ऑफ कमोडिटी, ट्रेड हो गया, रिलेशन हो गया, फंड की ज़रूरत होती तो भी वो कंट्री किसी भी कंट्री पे क्या है डिपेंडेंट है. सो एज ईच कंट्री हैज़ इट्स ओन करेंसी, और हमें पता है कि हर एक कंट्री की अपनी करेंसी है. हमें पता है इंडिया में इंडियन रुपीज़ चलता है, यूएस में यूएस डॉलर चल रहा है, आपका इंग्लैंड में अलग अलग क्या है पाउंड चल रहा है, यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे यूरो चल रहा है, चाइना में रेनबिम्बी चल रहा है, जापान में येन चल रहा है. तो हर एक कंट्री की क्या है अपनी अपनी करेंसी है. ठीक है, So rupee in India, dollar in America, yen in Japan, etc. So domestic currency of a country cannot be used directly in any other country.
अब अगर हम लोग यूएस जा रहे हैं, ठीक है, यूएस जाएंगे तो ये नहीं कि मैं इंडियन रुपी लेके जाऊंगी और वहाँ पे कमोडिटी को परचेज करूँगी, नहीं, हर एक हमारे उनके लिए उस वैल्यू की कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं। अभी कोई हमें आके डॉलर दे दे और हम लोग कोई भी शॉप पे जा रहे हैं और बोल रहे हैं ये ले लीजिए और कमोडिटी दे दीजिए, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, इट इज़ ज़ीरो। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस करेंसी को उस कंट्री की करेंसी के साथ एक्सचेंज करना पड़ता है। हमें क्या करना है, अगर हम लोग कोई भी ट्रेड कर रहे हैं, आप लोगों ने चैप्टर 11 में पढ़ा है इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, जिसमें इंटरनेशनल ट्रेड भी पढ़ा था, जिसमें पढ़ा चाहिए था हम लोग को फॉरेन एक्सचेंज। तो क्या होता है कि हर एक कंट्री की अपनी अपनी करेंसी होती है, हमारी करेंसी है, कुछ अनदर कंट्री की अनदर करेंसीज हैं। तो उसके लिए क्या है, डोमेस्टिक करेंसी ऑफ अ कंट्री कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली इन एनी अदर कंट्री। हम अपनी जो भी डोमेस्टिक करेंसी है वो किसी और कंट्री में जाके डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू करेंसी ऑफ द अदर कंट्री देन टू बी यूज इन ट्रांजेक्शन। हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी जो करेंसी है उसको उस कंट्री में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, तब जाके ही हम लोग कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये नहीं कि वो जो यूएस वाले हैं वो इंडिया में आके वही डॉलर से ही ट्रांजैक्शन करने लगे, हमारे लिए उसकी वैल्यू ज़ीरो है, ठीक है। सो द रेट एट विच करेंसी ऑफ द वन कंट्री इज कन्वर्टेड इनटू करेंसी ऑफ द अदर कंट्री, इट इज़ कॉल्ड द फॉरेन एक्सचेंज रेट और फॉरेन रेट ऑफ एक्सचेंज। सिंपली कि अगर हमारी कंट्री की करेंसी है जिसको हम लोग इंडियन रुपीज़ बोलते हैं, ठीक है, इसको हमें क्या करना पड़ता है, जिस रेट पे ये अदर कंट्री की करेंसी में एक्सचेंज होती है, मतलब कि फॉर एग्जांपल जैसे आपको पता होगा कि अगर हम लोग, आप सुने भी होंगे आप लोग बहुत ज़्यादा कि हमारी जो वैल्यू है, अगर वो लोग $1 देते हैं तो हमें अपना 70 रुपीज़, हमारा 70 रुपीज़ जा रहा है तो उनके $1 के इक्वल है। जिस रेट से ये चेंज हो रहा है एक कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री की करेंसी में, उसी रेट को हम लोग बोलते हैं दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। आप लोग को याद होगा एक फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक में हम लोगों ने ये भी देखा था कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को कौन रखता है, सेंट्रल बैंक। यही जो सारे रिजर्व है, मतलब अदर कंट्री के जो भी रिजर्व्स हैं, फंड है, फॉरेन करेंसी है, उनको रिजर्व कौन करता है, सेंट्रल बैंक करता है, ठीक है। सिंपल सी मीनिंग है कि अब अगर हम लोग को कोई भी गुड्स चाहिए, जैसे हम लोग ने बोला है ना कि वो और हमारे यहाँ कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, हमारे यहाँ से 70 रुपीज़ जा रहा है, हमारी जो 70 रुपीज़ है, समझ जाइए 50 और 20 की नोट लेके जाते हैं, और उनका $1, ये क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। अब $1 रुपीज़ 70 होगा या $1 रुपीज़ 80 होगा या $1 रुपीज़ 60 होगा, ये क्या होता है, इट इज़ चेंजेबल। अब ये वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है, कभी ये वैल्यू इंक्रीज़ कर जाती है, कभी ये वैल्यू डिक्रीज़ कर जाती है। इस सारे कंसेप्ट को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि $1 60 क्यों होगा या कब होगा, या $1 70 कैसे हो गया, या $1 हम 80 रुपीज़ कर रहे हैं। तो ये सारा कंसेप्ट हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि ये कौन है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, इसको कौन डिटरमिन करता है कि $1 70 होगा कि $1 80 होगा, या जब ये वैल्यू 70 से 60 हो जाएगी तो क्या होगा, ये वैल्यू 70 से 80 हो जाएगा तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट होगा। यही सारे कंसेप्ट हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो यही हो गया आपका इस चैप्टर का मेन जिस्ट, जिसको कह सकते हैं कि $1 मतलब जिस रेट से एक कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट होती है, दैट इज कॉल्ड द फॉरेन एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। ये जो फॉरेन एक्सचेंज है इसकी मीनिंग क्या है, तो पुट डाउन द हेडिंग दैट इज मीनिंग ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। एक टर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज, एक टर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस देखते हैं। फॉरेन एक्सचेंज होता है टोटल सम टोटल ऑफ द स्टॉक ऑफ द फॉरेन करेंसीज, या तो उसमें हम लोग सारी फॉरेन करेंसीज लेंगे, या जो भी फॉरेन कंट्री की सिक्योरिटीज़ हैं, बॉन्ड्स हैं,
उन्हीं सारे को इंक्लूड करके हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं. सो सिंपली इट रेफर्स टू दी सम टोटल ऑफ द स्टॉक ऑफ द फॉरेन करेंसी, कि जो भी फॉरेन करेंसी है उनका टोटल स्टॉक कितना है, एंड सिक्योरिटीज़ एंड बॉन्ड इशूड बाय द फॉरेन कॉरपोरेट एंड दी गवर्नमेंट. ठीक है, जो फॉरेन के कॉरपोरेट्स हैं, मतलब कंपनीज़ हैं, जो फॉरेन की गवर्नमेंट है, वो लोग जो भी फॉरेन के टर्म्स में हम लोग बात करेंगे, इंडियन टर्म्स में नहीं बात करेंगे, मतलब डोमेस्टिक करेंसी के टर्म्स में हम लोग बात नहीं करेंगे. अगर हम लोग देखते हैं इंडिया में हम लोग फॉरेन एक्सचेंज देखते हैं तो बाहर की जो जितनी भी करेंसी है और बाहर की गवर्नमेंट की जितनी भी सिक्योरिटीज़ हैं उनको हम लोग इंक्लूड करेंगे. उसमें हम लोग इंडियन रुपीज़ और इंडिया के जो भी बॉन्ड्स और शेयर्स हैं उनको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे. तो इसी को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज, जिसमें क्या होता है, सम टोटल स्टॉक ऑफ दी फॉरेन करेंसीज and the bonds as well as the other securities of the foreign corporates and the government. ठीक है, उसमें डोमेस्टिक करेंसी और डोमेस्टिक बॉन्ड्स और डोमेस्टिक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ विल नॉट बी इंक्लूडेड. उसमें बस क्या होंगी, वो जो भी बाहर की सारी करेंसीज़ हैं, जो बाहर के आपके कह सकते हैं कि बॉन्ड्स हैं, सिक्योरिटीज़ हैं, जो भी, बस उन्हीं को हम लोग इंक्लूड करते हैं. ठीक है, फिर नेक्स्ट जो टर्म आता है दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज रेट. ये फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? सो फॉरेन एक्सचेंज रेट, इट इज़ द रेट एट विच द वन country's currency is converted into another country's currency is called the foreign exchange rate. कि जिस रेट से एक कंट्री की करेंसी अदर कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट होती है उसी को हम लोग बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट. ठीक है, तो कह रहा है इट इज़ द प्राइस ऑफ द वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ द अनदर कंट्रीज करेंसी. ठीक है, ये क्या है कि एक कंट्री की प्राइस कितनी है, किसके टर्म्स में, अनदर कंट्री के टर्म्स में, उसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट. सो इट कैन बी डिवाइड इनटू टू ऑल्टरनेटिव वेज. इसको हम लोग टू ऑल्टरनेटिव वेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो इट मीन्स दैट नंबर ऑफ यूनिट ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी रिक्वायर्ड टू बाय अ यूनिट ऑफ द फॉरेन करेंसी, मतलब कितनी डोमेस्टिक करेंसी की यूनिट को रिक्वायर्ड है जिससे हम लोग फॉरेन कंट्री की करेंसी को परचेज कर सके. मतलब हम लोग अगर अपना 70 रुपीज़ दे रहे हैं तो 70 रुपीज़ के रिटर्न में हमें वहाँ से कितनी यूनिट करेंसी की मिल रही है, उसी को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट. जैसे इसमें देखिए एग्जाम्पल दे रहा है कि $1 इज इक्वल टू ₹50. मतलब अब ये हुआ कि उनका $1, यूएसए का $1 हमारे किसके इक्वल है, हमारे 50 रुपीज़ के इक्वल. ठीक है, उनका बस $1 लगा और हमें अपना 50 रुपीज़ देना पड़ रहा है. यही रेट, जिस रेट से एक कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री की करेंसी में डिटरमिन होती है, उसी को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट. देखिए फॉरेन मतलब फॉरेन तो आप जान ही रहे हैं, एक्सचेंज मतलब कन्वर्ट करना और रेट मतलब किस यूनिट से कितने इन्वेस्ट करने पे हमें एक कंट्री की करेंसी को कन्वर्ट करने में दूसरी कंट्री की करेंसी में जिस रेट से डिटरमिन हो रहा है उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट. फिर कह रहा है इट मीन्स द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ द फॉरेन करेंसी दैट कैन बी परचेज इन एक्सचेंज फॉर अ 1 यूनिट ऑफ द फॉरेन करेंसी. मतलब अगर इसमें कह रहा है जस्ट अपोजिट इसको कर दिया, ₹1 इज इक्वल टू 1/50 $. सिंपल सा है, वही सेम चीज़ को इसको मतलब एक कंट्री की डोमेस्टिक करेंसी अगर जा रही है कि फॉरेन करेंसी दैट कैन बी परचेज इन एक्सचेंज फॉर ए यूनिट ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, कितना रुपीज़ इनका ये ऐसे जा रहा है और हम लोग को $1. सिंपल सा मीनिंग है कि जिस रेट से एक कंट्री की करेंसी दूसरे कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट हो रही है दैट इज कॉल्ड द फॉरेन एक्सचेंज रेट. फिर कह रहा है द रेट एट विच करेंसी ऑफ द वन कंट्री इज कन्वर्टेड इनटू करेंसी ऑफ द अदर कंट्री इज कॉल्ड द फॉरेन एक्सचेंज रेट और द फॉरेन रेट ऑफ एक्सचेंज. हम लोग दोनों इसको कह सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट भी कह सकते हैं और फॉरेन रेट ऑफ एक्सचेंज भी कह सकते हैं. सो इट रिप्रेजेंट द एक्सटर्नल परचेजिंग पावर ऑफ अ करेंसी. ये क्या शो करता है, ये एक्सटर्नल पावर शो करता है करेंसी का. मतलब हमारी करेंसी का पावर शो कर रहा है कि हम लोग 50 रुपीज़ में दे के हम कितना गुड्स को यूएस के गुड्स को परचेज कर सकते हैं. मतलब हम लोग अपना रुपीज़ को इन्वेस्ट करके लगा के कितना जो है यूएस डॉलर्स के टर्म में कितनी कमोडिटी को परचेज कर सकते हैं, यही बताता है फॉरेन एक्सचेंज रेट. सो इट इज़ द रेट एट विच एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ अ नेशन आर वैल्यूड एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है,
किसी पॉइंट ऑफ टाइम में कितने गुड्स इम्पोर्ट हो रहे हैं, कितने गुड्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं, इसी को बताता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो जब भी हम लोग ट्रेड करते हैं, एक्सटर्नल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड, तो ये कभी भी डोमेस्टिक करेंसी में नहीं होता, ये फॉरेन करेंसी में होता है। तो बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज रेट का जो रोल है वो कब होता है, इंटरनेशनल ट्रेड में, जब हमें इंपोर्ट करना है और जब हमें एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। तो द रेट एट विच वन कंट्रीज करेंसीज आर कन्वर्टेड इनटू अनदर कंट्रीज करेंसी, दैट रेट इज कॉल्ड द फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आई थिंक सो। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट। मतलब अभी तो हम लोगों ने देख लिया कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, कि जिस रेट से ये कन्वर्ट होता है। अब जो टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट। टाइप्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट का सिंपल सा मीनिंग है कि $1 इज इक्वल टू ₹50 होगा, या $1 इज ₹60 होगा, और $1 इज ₹70 होगा। सो हु विल डिटरमाइन, कौन ये बोलेगा कि $1 हमें 50 देना है, या $1 पे हमें 60 देना है, या $1 पे हमें 70 देना है? कोई ना कोई तो उसको डिटरमिन कर रहा होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग अपने मन से नहीं आप 60 ले लो $1, ऐसा तो हम कर नहीं रहे होंगे। हम ये कोई ना कोई डिटरमिन कर रहा होगा ना कि $1 50 होगा, $1 60 होगा, या हम लोग अपना 70 रुपीज़ देंगे तो आपको $1 का गुड्स मिलेगा। ये डिटरमिन कौन करता है, इसी को जानने के लिए हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज़ टाइप्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है उसके टाइप्स क्या हैं। सो पुट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज टाइप्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट। टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है। टाइप्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो इसके 3 टाइप्स हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट के। मतलब विद द हेल्प ऑफ द 3 मेथड्स द रेट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज विल डिटरमिन, ठीक है। 3 रेट के थ्रू ही जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो डिटरमिन होता है। तो सबसे पहला है दैट इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। सेकेंड है दैट इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल को हम लोग फ्लोटिंग भी कहते हैं। फ्लोट करना मतलब फ्लोटिंग, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक। लास्ट वन इज दैट इज मैनेज्ड फ्लोटिंग। मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक। इसमें कह रहा है कि टाइप्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज के टाइप्स क्या क्या होते हैं। टाइप्स फॉरेन एक्सचेंज रेट को पढ़ने का पीछे मोटिव वही है कि हमें यहाँ पे जानना है कि बेसिकली ये जो $1 इज़ ₹70, $1 इज़ ₹80, या यहाँ पे हम लोग बस डॉलर का एग्जांपल ले रहे हैं, आप लोग यूरो, पाउंड, येन किसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। बट एक हम लोग आइडियल यहाँ पे डॉलर को ही लेके कंपेयर कर रहे हैं। तो $1 50 होगा, $1 60 होगा, या $1 80 होगा। तो इन्हीं के थ्रू यहाँ पे डिटरमिन होता है। तो टाइप्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। सो फॉरेन एक्सचेंज रेट, द रेट एट विच द करेंसी ऑफ द वन कंट्री इज कन्वर्टेड इनटू करेंसी ऑफ द अदर कंट्री, that rate is called as the foreign exchange rate or the foreign rate of exchange. Next topic is types of the foreign exchange rate. So what are the different types, foreign exchange rate के types क्या होते हैं। So there are 3 types of the foreign exchange rate. Foreign exchange rate के 3 types होते हैं, that is fixed exchange rate system, next one is flexible exchange rate system, and the last one is that is managed floating exchange rate system.
सो वी विल डिस्कस ऑल दीज थ्री वन बाय वन. हम इन तीनों को दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब यहाँ से ये सारे कंसेप्ट और टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. फर्स्ट वन इज दैट इज फ्लेक्सिबल फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम. ठीक है, सो पुट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग दैट इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम. ओके, सो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम का सिंपल सा मतलब यही होता है कि एकदम समझिएगा, $1 इज ₹50. ये डिटरमिन कौन कर रहा है? गवर्नमेंट. ठीक, $1 ₹50 होगा. ये कौन बोल रहा है? ये गवर्नमेंट बोल रही है. कौन गवर्नमेंट? जिस गवर्नमेंट की डोमेस्टिक करेंसी से हम लोग बात करें, जिसके साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है, वहाँ की गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं, $1 इज ₹50. वो क्या होता है? उसको बोलते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम. बट इन द फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम ये जो वैल्यू होती है वो किसके टर्म्स में डिटरमिन होती है? इन द टर्म्स ऑफ द गोल्ड. गोल्ड के टर्म्स है. गोल्ड समझ रहे होंगे ना, सोना या जो भी इम्पॉर्टेंट मेटल्स है. ठीक है, जो भी लग्जीरियस मेटल्स हैं उनके फॉर्म में ही ये कन्वर्ट होती है. कि अब कैसे होगा? जैसे हमारी कंट्री में गोल्ड का अभी चल रहा है 48-49,000, किसी और कंट्री में अभी चल रहा होगा, जितना भी चल रहा होगा, उनके टर्म्स में हम लोग क्या करेंगे? उसको मेजर करेंगे कि हम लोग अपनी कंट्री का इतना गोल्ड देंगे तो उनकी कंट्री से हमें इतने रुपीज़ का मिलेगा. गोल्ड के टर्म्स में हम लोग बोलते हैं ना कि मनी के टर्म्स में और गोल्ड के टर्म्स में. तो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम वो एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है जिसमें ये जो एक्सचेंज रेट है वो किसके टर्म्स में होता है? गोल्ड के टर्म्स में. मतलब हमारे यहाँ का 2 kg गोल्ड अगर 1 kg गोल्ड है, या हमारे यहाँ का 2 kg गोल्ड उनकी कंट्री का 1 kg गोल्ड, उसकी वैल्यू डिटरमिन करेंगे. उस रेट से हम लोग क्या बोलते हैं? उसको फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, जो भी गोल्ड के टर्म्स में. इट इज़ डन बाय दी गवर्नमेंट. जो गवर्नमेंट होती है उसी, और इसमें किसी का भी इंटरवेंशन नहीं होता है. ना ही डिमांड क्या है फॉरेन एक्सचेंज की, ना ही जो सप्लाई है फॉरेन एक्सचेंज की, उन पर कुछ भी डिटरमिन नहीं होता है. एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन दी गवर्नमेंट. गवर्नमेंट इस रेट को डिसाइड करती है. तो इसमें देखिए यही कह रहे हैं, द फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम रेफर्स टू द सिस्टम इन विच रेट ऑफ द एक्सचेंज फॉर अ करेंसी इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट. वो कौन फिक्स कर रहा है? वो गवर्नमेंट फिक्स कर रही है. सो अंडर दिस सिस्टम गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टेबलाइज द एक्सचेंज रेट. अब इस केस में गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है कि ये जो एक्सचेंज रेट है उसको स्टेबल करे, है ना. स्टेबल करने की बात इसलिए हो रही है क्योंकि ये जो रेट है वो हमेशा फ्लक्चुएट करता है. $1.50 या $1.52, $1.54. इस रेट को अगर फिक्स्ड करना है कि $1.50 ही रहेगा, सो एवरीथिंग इज़ इन द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करेगी कि इसको, इस रेट को स्टेबल की रहेगी. फिर कह रहा है अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम ईच कंट्री मेंटेन वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ द गोल्ड, सिल्वर एंड द प्रीशियस मेटल. ठीक है, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में हर एक कंट्री को अपनी जो करेंसी की वैल्यू है, जैसे अभी करेंसी की वैल्यू अगर हम लोग लेते हैं, इंडिया में अगर वही गोल्ड की है 48 या 49,000 चल रहा है, तो उसी के टर्म्स में हम लोग अपनी कंट्री की वैल्यू, करेंसी की वैल्यू ले लेते हैं. ठीक है, तो हर एक कंट्री को अपनी जो करेंसी की वैल्यू है वो किस में रखना पड़ेगा? गोल्ड में, सिल्वर में और एनी अदर प्रीशियस मेटल. मतलब यहाँ पे हम लोग रुपीस के टर्म्स में बात में नहीं करेंगे, मनी के टर्म्स में नहीं. सब कुछ हम लोग गोल्ड और सिल्वर के टर्म्स में ही बात करेंगे अपनी मनी की वैल्यू. ठीक है, जो भी करेंसी की वैल्यू है वो किसके टर्म्स में डिटरमिन होगी? गोल्ड, सिल्वर और एनी अदर प्रीशियस मेटल के ही टर्म्स में होगी. ठीक है, तो कह रहा है कि देयर वर 2 सिस्टम ऑफ द फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम. ठीक है, जो फिक्स एक्सचेंज रेट है उसके 2 स्टैंडर्ड और 2 सिस्टम है, जिसमें सबसे पहला कह रहा है गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ द सिस्टम ऑफ द एक्सचेंज रेट एंड द ब्रेटन वुड्स सिस्टम. तो इन दोनों को हम लोग डिस्कस करते हैं. 2 सिस्टम है. पहला सिस्टम है दैट इज गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. गोल्ड स्टैंडर्ड
सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट है आपका दैट इज ब्रेटन वुड्स सिस्टम। ठीक है, मतलब कि ये कह रहा है कि जो भी ये मनी की वैल्यू, जो भी सिस्टम है, ये फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम ये कहता है कि जो भी करेंसी की वैल्यू है इट इज़ फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ही इसको क्या करेगी, फिक्स करेगी। अब वो फिक्स करेगी तो किस में करेगी, गोल्ड के टर्म में करेगी। अब फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के 2 सिस्टम है, जिसमें पहला है गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज और सेकेंड वन इज ब्रेटन वुड। अब इसमें कह रहा है पहला गोल्ड स्टैंडर्ड, इसका जो टाइम पीरियड है वो आपका 1870 से 1914 तक टाइम पीरियड है। मतलब इसी टाइम पीरियड में ये क्या था, एग्जीक्यूशन इसका होता था। सो अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम गोल्ड वॉज टेकन एज द कॉमन यूनिट ऑफ पैरिटी। पैरिटी का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है, दैट इज इक्वालिटी। पैरिटी मीन्स इक्वालिटी, इक्वल। ठीक है, कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम गोल्ड वॉज टेकन एज द कॉमन यूनिट ऑफ द इक्वालिटी बिटवीन द करेंसी ऑफ द डिफरेंट करेंसी, बिटवीन करेंसीज ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, जो भी डिफरेंट कंट्रीज हैं उनके बीच में उन जो भी करेंसी की इक्वालिटी किस टर्म्स में होती थी, ओनली गोल्ड और अदर प्रीशियस मेटल्स। ठीक है, तो जो भी कंट्री अदर कंट्रीज की करेंसी है वो किसके कंटेक्स्ट में पैरिटी पे होती थी, इक्वालिटी पे होती थी इन द टर्म्स ऑफ द गोल्ड। ठीक है, फिर कह रहा है ईच कंट्री डिफाइंड वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी इन टर्म्स ऑफ द गोल्ड। हर एक कंट्री को अपनी जो भी करेंसी है उसको किस टर्म्स में डिफाइन करना था, इन टर्म्स ऑफ द गोल्ड। गोल्ड के ही टर्म्स में करना था और किसी भी टर्म्स में नहीं करना था। तो इसमें देखिए एक एग्जाम्पल दे रहा है नीचे कि 1 अगर यूके का पाउंड ले रहे हैं हम लोग इज इक्वल टू दी 2 ग्राम ऑफ गोल्ड। ठीक है, अगर एक यूके के पाउंड के साथ हम लोग कर रहे हैं कि 2 kg ऑफ गोल्ड हम लोग दे रहे हैं और $1 किसके इक्वल हो जा रहा है, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। मतलब अगर 1 यूरो की बात करेंगे तो उसमें हम लोग का 2 ग्राम ऑफ गोल्ड जा रहा है। मतलब यूरो पाउंड की में बात करें अगर तो 1 पाउंड इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 2 ग्राम ऑफ गोल्ड। अगर किसी भी अगर हम लोग वहाँ का बात करें, इंग्लैंड की बात करें तो उनका 2 ग्राम ऑफ गोल्ड किसके इक्वल हो जा रहा है, 1 पाउंड के। वहीं अगर हम लोग बात करें कि डॉलर के टर्म्स में तो उनका 1 ग्राम ऑफ गोल्ड किसके इक्वल है, $1 के इक्वल है। तो इसमें एक्सचेंज रेट क्या हो गया, 1 यूके डॉलर इज इक्वल टू $2 ऑफ द यूएस। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे क्या जा रहा है, यूएस डॉलर का 2 ग्राम गोल्ड जा रहा है और 1 किसका जा रहा है, पाउंड का। कैसे, क्योंकि जब हम लोग यूके के पाउंड की बात करें, उनका जो यूके का पाउंड है वो उसका 1 पाउंड किसके इक्वल है, उनका 2 ग्राम का गोल्ड वो किसके इक्वल है, 1 पाउंड के इक्वल है। वहीं अगर यूएस डॉलर में बात करेंगे तो 1 ग्राम ऑफ गोल्ड उनका 1 यूएस डॉलर के इक्वल है। अब इन दोनों के बीच में अगर ट्रांजैक्शंस होता है तो इनको क्या है, अपना 2 ग्राम ऑफ गोल्ड देना पड़ेगा और इनको 1 ग्राम ऑफ गोल्ड देना पड़ेगा, तब इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शंस हो जाएंगे। तो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम और गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज सिंपली यही कहता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस होगा बिटवीन द कंट्रीज वो किस टर्म्स में होगा, इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड। अब फिर से समझ लीजिए, अगर हम लोग बात करें पाउंड की बात करें, अगर पाउंड में कन्वर्ट करना है तो यूके को अपना 2 ग्राम ऑफ गोल्ड देना पड़ेगा और यूएसए को अपना 1 ग्राम ऑफ गोल्ड देना पड़ेगा। तब यहाँ पे जो ये रेट डिटरमिन होगी वो रेट क्या होगी कि 1 यूके का पाउंड जाएगा वो किसके इक्वल होगा, 2 ग्राम ऑफ दी यूएस। क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि बेसिकली यहीं पे क्या होगा, ये डिटरमिन होगा कि इनको इतना रुपीस देना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ दिस। ठीक है, तो ये हो गया आपका गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट वन इज दैट इज ब्रेटन वुड। ब्रेटन वुड का टाइम पीरियड क्या था, इसके बाद स्टार्ट होता है, दैट इज 1945। जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद से ये स्टार्ट हुआ था, दैट इज 1945 से 1971। फिर इसमें क्या रहा है, दैट इज this system was adopted to have transparency in the system। ठीक है,
ये क्या है कि द सिस्टम वॉज अडॉप्टेड टू हैव ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम। ये जो अडॉप्ट हुआ था वो ट्रांसपेरेंसी के लिए हुआ था बेसिकली, इसलिए क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसे थी कि इसमें अपना मैनिपुलेशन के थ्रू वो अपने वैल्यू को कम शो करती थी या ज़्यादा शो कर देती थी, जैसे इन टर्म्स उनको अदर कंट्री के जो गुड्स हैं वो ज़्यादा मिल सके। ठीक है, सो अंडर दिस सिस्टम ऑल करेंसीज वर पेग्ड। ठीक है, पेग्ड मीन्स सिंपली स्टेबल होती थी और रिलेटेड टू द यूएस डॉलर विच अल्टीमेटली कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड। अब ब्रेटन वुड्स सिस्टम में क्या था, ट्रांसपेरेंसी के लिए, क्योंकि ये सारी ट्रांसपेरेंसी के लिए IMF जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो वॉशिंगटन DC में है, US में ही है, वो क्या बोला कि हर एक कंट्री की करेंसी को क्या करना पड़ेगा, पहले US डॉलर में कन्वर्ट करो। पहले हर एक कंट्री की करेंसी को हम लोग US डॉलर में कन्वर्ट करेंगे एंड देन इट विल कन्वर्टेड इनटू दी गोल्ड। हम लोग डायरेक्टली गोल्ड में कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि बहुत सारी कंट्री क्या थी उसमें मैनिपुलेशन कर ले रही थी, अपने अकॉर्डिंग उस रेट को चेंज कर ले रही थी। उससे बोला गया ब्रेटन वुड में, क्योंकि सारा जो भी मनी से रिलेटेड सारे ऑर्गेनाइजेशन है ना, इंस्टीट्यूशन, वो सारे आपके अमेरिका में ही है, वो अपने पास ही सारे को रखा है। तो उसने ये ब्रेटन वुड है जिसमें आप लोगों ने सुना होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, ये सारे इंस्टीट्यूशन कहाँ पे आपके वॉशिंगटन DC में, USA में ही है, जिसमें ब्रेटन वुड सिस्टम में ये बोला गया कि हर एक कंट्री की करेंसी को क्या करना है, पहले हम लोग US डॉलर में कन्वर्ट करते हैं। कोई ऐसे ही नहीं कि कोई भी अपना गोल्ड में कन्वर्ट करे देन ट्रांजैक्शन करे, सबको हमें क्या करना है, US डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, US डॉलर में लेंगे एंड देन इट विल कन्वर्टेड इनटू दी गोल्ड, फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, गोल्ड में कन्वर्ट करेंगे। सो IMF वर्क एज द सेंट्रल इंस्टीट्यूशन इन कंट्रोलिंग दी सिस्टम, और जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वो इस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, बिकॉज ये जो ब्रेटन वुड सिस्टम के अंदर ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एज वेल एज दी वर्ल्ड बैंक को इंट्रोड्यूस किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज ये कहता है कि सबसे पहले जो भी कंट्री की करेंसी है उसको हम लोग डायरेक्टली गोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे, ये कहता है। ब्रेटन वुड कहता है कि इसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, बहुत ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेशन और एग्जीक्यूशन अपने अकॉर्डिंग कर रहे थे कि वैल्यू को ज़्यादा दिखा दे रहे थे, तो उनको गुड्स क्या है ज़्यादा मिल जा रही थी प्रॉफिट मोटिव पे। तो इसमें ये ब्रेटन वुड सिस्टम में ये बोला गया कि ऐसे ट्रांसपेरेंसी नहीं हो रही है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सारी कंट्री की करेंसी को हम US डॉलर में, US के जो डॉलर है उसमें कन्वर्ट करेंगे एंड देन वी विल कन्वर्ट इट इनटू दी गोल्ड, फिर हम लोग उसको क्या करेंगे, गोल्ड में कन्वर्ट करेंगे। Okay, so this is all about your today's class. Till the fixed exchange rate system we have completed in today's class. In the next class we will start with the that is flexible exchange rate system. Okay, thank you.